क्लास 12 बायोलॉजी की अच्छी तैयारी के लिए 2024 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उस पेपर को लेकर के आए हैं। 2024 का सेट नंबर 1 लेकर के आए हैं और कोड है GG। चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन का संपूर्ण हल आपको ठीक से समझाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, इसमें 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं। तो टैपिटम परत का कार्य होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और टैपिटम परत का कार्य पूछा गया है। देखिए जो एक पुष्प होता है, जैसे ये पुष्प है मान लेते हैं, इस तरह से ये पुष्प हो जाएगा। ये पुष्प की अनुदैर्ध्य काट मैंने दिखाया है यहां पर। तो ये बाह्यदल होते हैं, ये बाह्यदल होते हैं, ये दलपुंज होते हैं, यानी दल होते हैं, ये सभी मिलाकर के दलपुंज कहलाते हैं। और ये जो होते हैं पुमंग होते हैं, ये सभी, एक को क्या कहेंगे पुंकेसर, सभी को पुमंग कहते हैं। और ये जायांग होता है। ये पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। ये जो पुमंग होता है इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। अगर यहाँ पर एक इकाई को हम इस तरह से बना ले, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी में इस तरीके के भी होंगे, तो इसे क्या कहते हैं पुंकेसर कहा जाता है। और पुंकेसर में 3 भाग होते हैं, पुतंत वाला भाग, एक योजी बीच में होता है और ये पराग कोश होता है। ये जो पराग कोश है, पराग कोश की अगर अनुप्रस्थ काट ली जाए तो अनुप्रस्थ काट देखिए इस तरह से होती है। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट इस तरह से कुछ दिखाई देती है और इसमें ये 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं और इनके चारों ओर ये जो छिद्र होते हैं, चारों तरफ एक अस्तर पाया जाता है। ये चारों तरफ इसके अस्तर पाया जाता है जिसे टैपिटम कहा जाता है। अब कहा गया टैपिटम परत का कार्य, तो पराग कणों को पोषण देने का कार्य करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पराग कण बनते हैं तो इनको ये पोषण देती है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अपरदाहारी है? अपरदाहारी, देखिए अपरदाहारी क्या होता है? वास्तव में ये ऐसे परपोषित जीव होते हैं, परपोषित जीव होते हैं जो अपरद का ग्रहण करते हैं, अपरद को खाते हैं कह लीजिए। अपरद माने क्या होता है फिर? तो अपरद का मतलब होता है कि जो मृत जीव हैं, मृत जीवों के शरीर के जो टुकड़े हो जाते हैं उन टुकड़ों को खाते हैं, उनके अपशिष्ट को खाते हैं, अपशिष्ट को खाते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके शरीर के टुकड़ों को खाते हैं। बहुत छोटे छोटे जीवों का मृत जो शरीर होता है उनको खाते हैं, उनके मल को खाते हैं, तो उसे ही अपरद कहा जाता है। तो ऐसे जीव इसमें से कौन से हैं? तो हो जाएगा केचुआ या अर्थवर्म। फिर अगला क्वेश्चन है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। देखिए डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, तो इसका वाहक पूछा गया है। वाहक यानी कौन फैलाता है? तो इसमें आंसर सही होगा एडीज। तो एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है, एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है, ये डेंगू वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है, इसलिए कहा गया डेंगू बुखार का वाहक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। तो देखिए इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, यही डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का कार्य करता है। आपको बता दें, अगर आप डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यदि आप लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में और अधिक डिटेल से जानना चाहते हैं, जिसे आणविक कैंची भी कहा जाता है,
तो आप हमारे चैनल से जाकर के इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं 2 नंबर वाले में होते हैं। इसमें 5 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 नंबर के होते हैं। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। जो शुक्राणुओं या स्पर्म को पोषण देती हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, उन कोशिकाओं का नाम बताना है। तो देखिए जो पुरुष होता है, पुरुष की जो वृषण है, पुरुष का जो वृषण या जो टेस्टिस होती है, अगर उसकी अनुप्रस्थ काट को हम देखें, पुरुष के वृषण या टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट को देखा जाए तो उसकी अनुप्रस्थ काट में सर्टोली कोशिकाएं दिखाई देती हैं। सर्टोली कोशिकाएं दिखाई देती हैं और ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। सर्टोली की कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ देती हैं और साथ में ऑक्सीजन भी देती हैं, ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं, पोषक पदार्थ देती हैं और ऑक्सीजन भी प्रदान करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है MTP और ZIFT का पूरा नाम लिखिए। देखिए जो MTP है इसका पूरा नाम क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन होता है। MTP चिकित्सीय सगर्भता समापन है। अगर इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहां से आप जाकर के इसको समझ सकते हैं। और इसमें ZIFT का भी पूरा नाम पूछा गया है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी की एक तकनीक है। जो ZIFT है ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी की तकनीक है। अगर आप लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सभी तकनीकों को जानना चाहते हैं, चाहे वो IVF हो, चाहे वो IUI हो, चाहे IVU हो, सभी तकनीकें हमारे चैनल में अलग अलग अपलोडेड हैं और एक वीडियो में भी अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है? देखिए आनुवांशिकता या अनुवांशिकी की इकाई जीन होता है, जीन ही अनुवांशिकता की इकाई है। फिर अगला है आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडान होते हैं? वो भी त्रिक वाले कहा गया है। तो देखिए 64 प्रकूट पाए जाते हैं या 64 कोडान पाए जाते हैं। अगर आप लोग आनुवांशिक कूट पर वीडियो देखना चाहते हैं, फुल वीडियो, जेनेटिक कोड अथवा आनुवांशिक कोड पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए। बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण सहित समझाया गया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला है वाहित मल क्या है? देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। जो नगरों से बहकर जल आता है, नगरों से बहकर आने वाले जल में, जब नगरों से जो जल बहकर आता है उस जल में कूड़ा करकट, मलमूत्र व अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। नगरों से बहकर आने वाले जल में जब कूड़ा करकट मिल जाए, मलमूत्र मिल जाए, अन्य ठोस पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? वाहित मल कहा जाता है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का होता है और 2-2 नंबर का होता है। तो पहला है अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है? अफीम क्या है और किस पौधे से प्राप्त होता है? तो देखिए जो पोस्ता होता है, जो पोस्ता है, पोस्ता वाले पौधे से प्राप्त होता है, या फिर इसका आप वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं पैपावर सोमनीफेरम
सोमनिफेरम नामक पौधे से प्राप्त होता है। और ये जो पैपावर सोमनिफेरम पौधा है, यह जो पोस्ता होता है, इसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। लेटेक्स यानी इसका दूध निकाला जाता है और उसी दूध से अफीम बनाई जाती है। उसी दूध से अफीम बनाई जाती है। और अफीम है क्या, पूछा गया है। तो अफीम एक मादक पदार्थ होता है। मादक पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ होता है। फिर अगला है खा नंबर, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या बतानी है। देखिए, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, यानी 44 और प्लस इसका जो कैरियोटाइप आता है, यानी कि जो एक एक्स गुणसूत्र अधिक आ जाता है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्लाइनफेल्टर का है। अगर टर्नर का देखा जाए तो इसमें देखिए एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, तो 44 प्लस एक्स बचेगा, एक गायब हो गया है। तो इस तरह से कुल इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखिए। प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है और उनके नाम भी बताना है। तो देखिए, जो मानव होता है, इसमें जो प्रतिरक्षा है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। सहज प्रतिरक्षा को इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो मानव में प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कितने प्रकार की हुई? 2 प्रकार की। एक तो सहज प्रतिरक्षा, जिसे इन्नेट इम्यूनिटी कहा, और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा। आपको बता दें, जो सहज प्रतिरक्षा होती है, ये हमें जन्म से मिलती है, जन्म से प्राप्त होती है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से प्राप्त होती है और पूरे जीवन चलती रहती है। यानी जो इन्नेट इम्यूनिटी है, ये हमें जब हमारा जन्म होता है तब से प्राप्त होती है और पूरे जीवन भर चलती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये जन्म के बाद लेना पड़ता है। और जन्म के बाद कब? तो जब किसी रोगाणु का संक्रमण हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में कोई रोगाणु घुस गया, हम किसी रोग से रोगी हो गए, तो अलग से टीका लगवाते हैं या फिर इंजेक्शन के माध्यम से कोई टीका लेते, खाने के माध्यम से कोई टीका लेते हैं, तो उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। जन्म के बाद प्राप्त होती है, जन्म के बाद रोगाणु के संक्रमण होने पर दी जाती है। तो ये हो जाएगा, उनके नाम भी मैंने बता दिए हैं। फिर अगला है, प्रतिजैविक क्या है? किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। देखिए, प्रतिजैविक कहा गया है। प्रतिजैविक, अगर इस शब्द को अलग अलग करें तो प्रतिधन जैविक होगा। प्रति माने विरोध, प्रति माने क्या होता है? विरोध। और जैविक को आप जीव कह सकते हैं, यानी जीव के विरोध, या कह लीजिए कि जीवन के विरुद्ध। जीवन के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध का मतलब है सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। सूक्ष्म जीवों के खिलाफ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिजैविक का अर्थ हुआ सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। यानी प्रतिजैविक एक एंटीबायोटिक होती है, और एंटी प्लस बायो का मतलब होता है जीवन के विरुद्ध। मतलब ये हुआ कि ये सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती है, उनको खत्म करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, जब आप बीमार होते हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह आपके शरीर में घुस जाता है, तो एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। तो प्रतिजैविक ये हो जाएगी। और आपको बता दें कि इन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम भी पूछे गए हैं। तो देखिए, एक तो सूक्ष्म जीव हो जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इससे पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन प्राप्त की जाती है।
और एक और सूक्ष्म जीव पूछा गया है, तो आप बता सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, ग्रीसियस बता दीजिए, जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक मेडिसिन प्राप्त की जाती है। तो ये दो जीव हो जाएंगे जिनका प्रतिजैविकों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो देखिए, जो सरकार है, सरकार ने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खोली हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खोली हैं। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन में जो जीवधारी पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खोली हैं। जैसे कौन कौन सी थी? जैसे IUCN, इस तरह से WWF, इसी तरह से रेड डाटा बुक, इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो जाकर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं, डिटेल से समझ सकते हैं। रेड डाटा बुक को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। ये 4 नंबर का जो प्रश्न होता है, यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं और 4 नंबर के प्रश्न में 1, 2, 3, 4 प्रश्न होते हैं 3-3 नंबर के। चलिए इनको समझाते हैं। अब देखिए 4 नंबर का जो पहला है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार हैं, यानी सहज प्रतिरक्षा के प्रकार होते हैं, इनेट इम्यूनिटी के टाइप्स हैं। तो जो शारीरिक रोध है, यानी शरीर किस तरह से रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है, तो एक तो आप बता सकते हैं त्वचा द्वारा रक्षा करता है। तो त्वचा द्वारा कैसे? जो हमारी त्वचा होती है, जो स्किन है, ये रक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा रक्षात्मक आवरण होती है या आवरण बनाती है, जिससे जो रोगाणु होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, वो शरीर में नहीं घुस पाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा होती है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हमारी रक्षा होती है। कैसे? तो जैसे आहार नाल में, श्वसन पथ में, मूत्रजनन पथ में म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो म्यूकस का श्रावण करती है और म्यूकस के श्रावण के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, इसी म्यूकस में फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और इसी में शारीरिक रोध में आप बता सकते हैं कि नेत्र में आपने देखा होगा आंसू बहते हैं और आंसू के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से आते हैं वो सब बह जाते हैं। तो इस तरह से शारीरिक रोध होता है। अगर कोशिकीय रोध की बात की जाए, तो कोशिकीय रोध में वास्तव में देखा जाए तो ये स्वाभाविक और अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। स्वाभाविक और अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है जो कोशिकीय रोध है। और इसमें जो हमारे शरीर की भक्षण तंत्र होता है, भक्षण तंत्र में मोनोसाइट्स है, फैगोसाइट्स है, ये सारी कोशिकाएं आती हैं। तो भक्षण तंत्र जो होता है, ये जो आक्रमण करने वाले जो विषाणु होते हैं या जो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं, उन कोशिकाओं को टूटी फूटी या फिर आक्रमणकारी विषाणुओं का भक्षण कर देता है। भक्षण तंत्र क्या करता है? इनका भक्षण कर लेता है, खा पीकर खत्म कर देता है। इस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करता है। फिर अगला है विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जो विसंयोजन का नियम है, इसे पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता या पवित्रता का नियम भी कहा जाता है, या फिर इसे ही पार्थक्य का नियम कहते हैं। पार्थक्य का नियम भी कहा जाता है। तो कई सारे इसके नाम है, सभी नाम याद रखेंगे वरना आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या पूछा गया है। तो इस नियम पर टिप्पणी करना था। तो देखिए इसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे। कैसे पौधे थे? मटर के पौधे थे, शुद्ध बौने पौधे।
मेंडल ने क्या किया, शुद्ध लंबे पौधे लिए, शुद्ध बौने पौधे लिए और इनका आपस में संकरण करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराने पर जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। संकर लंबे F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इन्होंने क्या किया कि इन संकर लंबे पौधों के बीच में स्वपरागण करा दिया। कोई दो पौधे लिए और उनके बीच में स्वपरागण करा दिया। तो स्वपरागण कराने पर इन्हें दूसरी पीढ़ी में या F2 पीढ़ी में कुछ इस तरह से पौधे प्राप्त होते हैं। शुद्ध लंबे 25% पौधे प्राप्त होते हैं, संकर लंबे 50% पौधे प्राप्त होते हैं और शुद्ध बौने 25% पौधे प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर जीनोटाइप अनुपात देखा जाए तो जीनोटाइप अनुपात में 1:2:1 यानी 1:2:1 का अनुपात आता है। देखिए 25%, 50%, 25%, इसका अनुपात 1:2:1 आएगा। अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाए तो फिनोटाइप अनुपात में या फिनोटाइप रेशियो में देखिए ये तीनों लंबे पौधे थे, ये संकर लंबे हैं और ये लंबे हैं, तो लंबे तो तीनों हैं, इसलिए 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे थे। तो जिसका रेशियो आएगा 3:1 यानी 3:1 का अनुपात आता है। तो दिख नहीं रहा था, यहां देख लीजिए। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 का अनुपात आता है और फिनोटाइप अनुपात 3:1 का आता है। तो इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। देखिए कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है। आप ऐसे लिखना, गंभीर रोग है। कैंसर एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है और ये कब होता है, जब हमारे शरीर में कोशिका विभाजन जो होता है, जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो जो कोशिकाएं होती हैं अविभेदित रूप से गुच्छा बना लेती हैं या एक ट्यूमर बना लेती हैं, जो कैंसर बन जाता है। और कहा गया है कि इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो बचाव कैसे कर सकते हैं आप, धूम्रपान ना करें, शराब ना पिएं और ऐसे ही तंबाकू ना चबाएं और ऐसे ये बता सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों के संपर्क में न रहें। तो इसका बचाव हो सकता है। और अगर उपचार की बात की जाए तो इसके उपचार में शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ऐसे ही विकिरण चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है, यानी लेजर विधि से। और ऐसे ही इम्यूनोथेरेपी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है। तो कई विधियों द्वारा कैंसर का इलाज करने की कोशिश की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। देखिए एक संकर जो अभी हमने पृथक्करण का नियम समझाया था, बिल्कुल उसी पर आधारित होता है, वैसे ही है। और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस बहुत बड़ा है, इसको मैंने समझाया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं दोनों को, या फिर इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से भी आप देखकर इनको आसान भाषा में समझ सकते हैं, आसान तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से समझाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो 4 नंबर होता है ये भी लघु उत्तरीय है, जो 5 नंबर ये भी लघु उत्तरीय, जो 6 नंबर ये भी लघु उत्तरीय। 4 नंबर में आप थोड़ा कम लिख सकते हैं, 5 नंबर में उससे ज्यादा, 6 नंबर में उससे ज्यादा लिखना होता है। तो 5 नंबर का पहला है, समजातता पर टिप्पणी लिखिए। समजातता किसे कहा जाता है, तो देखिए समजातता किसे कहेंगे, समान उत्पत्ति और समान मूल रचना, समान उत्पत्ति और समान मूल रचना वाले जीवों के अंगों में पाई जाने वाली
पाई जाने वाली समानता को समजातता कहते हैं। समजातता कहते हैं। समान उत्पत्ति और समान मूल रचना वाले जीवों के अंगों में पाई जाने वाली समानता को समजातता कहा जाता है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए तो जैसे मानव के हाथ और चीता के अग्रपाद। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि जो अंग मूल रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, मानव के हाथ दूसरा कार्य करते हैं, जबकि जो चीता के अग्रपाद हैं वो चलने का ही कार्य करते हैं। तो ऐसे अंग जो मूल रचना और उत्पत्ति में तो समान हैं, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। और समजात अंगों की जो समानता होती है उसे ही समजातता कहा जाता है। तो परिभाषा हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग के नियम में सन 1908 में दो वैज्ञानिकों G.H. हार्डी और वेनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से समष्टि आनुवंशिकी में विकासी परिवर्तनों के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हार्डी-वेनबर्ग संतुलन कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन सभी बड़ी मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन्स व जीन पूलों की आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं, जिनमें क्या क्या होता है? कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं है तो उनकी आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहेंगी। और फिर अगला है, किसी भी प्रकार के जीन उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का जीन म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो उनकी आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहेंगी। और उनमें लैंगिक जनन होता है, युग्मकों का समेकन संयोगिक रूप से होता है, तथा प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है, तो उनकी भी आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहेंगी। इस प्रकार से हार्डी-वेनबर्ग के नियम के अनुसार एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक वर्ण जैसे विकास को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करते। यानी इन्होंने क्या बताया था कि एक बड़ी जीव आबादी का जो जीन पूल है तब तक नहीं बदलेगा, तब तक उसमें चेंजेस नहीं आएंगे जब तक उसमें म्यूटेशन और प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन जैसे विकास को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये हार्डी-वेनबर्ग का नियम हो जाएगा। अगर पूरा समझना चाहते हैं तो मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा, या फिर चैनल से देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश और गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड के बीच कोई 3 अंतर बताइए। आइए 3 अंतर बता देते हैं। तो देखिए, पहला अंतर आप बता सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है और इनका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है, जबकि जो गुरु बीजाणुधानी है अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है और इन्हें सामान्य रूप से बीजांड कहते हैं। फिर दूसरा, लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है, जबकि गुरु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी रहती है, यानी इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट से घिरी होती है। फिर अगला है, अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु बनते हैं। और आपको बता दे कि अगर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात की जाए तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु की बात करें तो एक मात्र गुरु बीजाणु कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु बचता है या क्रियाशील रहता है। इस तरह से 3 अंतर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, समिष्ट के किन्हीं
3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो पॉपुलेशन है इसकी विशेषताएं हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है समिष्ट के नाम से, आप लोग जाइए देखिए समझिए। फिर अगला है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी आदि मानव, संक्रामक रोग और डार्विनवाद, इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए समझिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर से शुरू हो जाते हैं और इसमें पहला है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाइए। यानी शुक्राणु कैसे बनता है उसको, यानी शुक्राणु जनन को समझाना है या स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए, नर जनन तंत्र भी बताना है और स्पर्मेटोजेनेसिस बताना है। ज्यादा लिखना पड़ेगा, कम से कम 3 पेज, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी पूछा जाता है 5 नंबर में, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी या शुक्राणु जनन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मैंने दे दिए हैं अलग अलग, आप लोग जाइए देखिए समझिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। भाई ये अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ये कर सकते हैं, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए क्या है? देखिए, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में एक इसका अपना खुद का डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं, जबकि एक और वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है। तो प्लाज्मिड डीएनए वास्तव में वृत्ताकार होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए रेखाकार और वृत्ताकार दोनों होते हैं। तो और भी कई सारे अंतर हैं, हमारे चैनल में अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर के देखिए। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस में भी अंतर अपलोडेड है, आप लोग जाकर देखिए समझिए। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत का वर्णन कीजिए। तो एक तो आप वर्णांधता का वर्णन कर सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, अपलोडेड है। और दूसरा हीमोफीलिया, इन दोनों के कई उदाहरण मैंने समझाए हैं, परिभाषा भी बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से आप क्लिक करके देखिए या फिर हमारे चैनल में जाइए देखिए, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा वर्णांधता, और वर्णांधता जब आप सर्च करिएगा तो उसके आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, बस वो आ जाएगा वीडियो और आप देख लीजिए। ऐसे ही हीमोफीलिया लिखिएगा और बायोलॉजी साइंस एसके लिखकर लिखिए, सर्च कीजिए, आ जाएगा। तो ये वीडियो वहां से देखिए समझिए। अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो समिष्ट से आप क्या समझते हैं? पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही आसान विधि से आप एक बार देखोगे और दूसरे को भी बता लेंगे, इतना आसान है, तुरंत समझ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया है कि आप समिष्ट या पारस्परिक क्रियाओं का बायोलॉजी साइंस इसके लिख के सर्च कीजिए, आ जाएगा। फिर अगला है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। प्रभाविता का नियम जिसमें कैपिटल के कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था और संकरण कराया था, तो यहाँ पर क्या आया था? संकर लंबे पौधे आए थे। तो ये प्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। या फिर आप मेंडल के नियम सर्च करिए, मेंडल के नियम, और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंसेस के, फिर सर्च वाले बटन पर क्लिक करिए, आ जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता लिखिए, बायोलॉजी साइंसेस के करके सर्च कीजिए, आ जाएगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। फिर अगला है, अगर ये नहीं करते हैं क्वेश्चन तो अगला आप कर सकते हैं, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है? निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, यानी निषेचन के बाद होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो निषेचन क्रिया को बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, और ये सभी क्वेश्चन जितने भी लॉन्ग यहाँ पर दिए गए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से परीक्षा में जरूर फंसेंगे। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च करके आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।